हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनडीए 2018 का गैट का पेपर और इसमें जो भी पार्ट होता है जिसमें कि इंग्लिश को छोड़ के जितने भी 100 क्वेश्चंस होते हैं उसकी हम बात करेंगे। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, एनडीए का पेपर जो है अभी होने वाला है और दोनों जो है एनडीए पेपर साथ में हो रहे हैं, तो अभी से आप अपनी तैयारी अच्छी रखेंगे तो ज़रूर आप अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये उस टाइप का है, ट्रू और फॉल्स वाला स्टेटमेंट। काफ़ी पुराना है पेपर है, अब जो है ऐसा फॉर्मेट बहुत कम आता है, पर फिर भी आप समझ लीजिए। पहला ऑप्शन मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है अगर, तो आपको ये करना है। और अगर दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू है पर सेकंड जो है फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तब आपको बी करना है। स्टेटमेंट वन ट्रू है और टू फॉल्स है तो सी कीजिएगा, और स्टेटमेंट वन फॉल्स है पर सेकंड ट्रू है तो डी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। द पिच ऑफ द साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है जब आप देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितना ज़्यादा वो ऑकर कर रही है एक सेकंड में वेव जो है। अब देखिए, पिच वही फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। पिच का मतलब होता है कितनी श्रिल है साउंड या कितनी फ्लैट है। तो पिच ऑफ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रीक्वेंसी। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा जो है आपकी पिच होती है। इसकी पिच कम है और अगर ज़्यादा ऑकर कर रही है तो उसकी पिच ज़्यादा है। तो पहली स्टेटमेंट तो सही है। दूसरी स्टेटमेंट, द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेव डिपेंड अपॉन इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होता है कि उसकी जो है वो देखते हैं कि कितना वो लेंथ है उसकी, क्रेस्ट से लेकर इस लाइन तक देखते हैं, और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउड होती है वॉइस। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, और जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी कम लाउड होगी वॉइस, साउंड जो है। अब देखिए, रिलेटेड बिल्कुल नहीं है, ट्रू ज़रूर हैं दोनों, पर ये बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को। पिच ज़्यादा होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही बैठता है। मतलब इंडिविजुअली तो ट्रू है स्टेटमेंट्स, पर सेकंड स्टेटमेंट जो है फर्स्ट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम। बिल्कुल सही बात है, मीडियम उन्हें चाहिए होता है। और देखिए, सेकंड में यही लिखा है कि साउंड वेव्स जो होती हैं इलास्टिक वेव्स होती हैं और उन्हें मीडियम चाहिए होता है। तो मतलब पहली स्टेटमेंट का रीज़न मिल गया हमें, तो ये बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर स्टेटमेंट वन में आपको को पढ़ने के बाद आपका मन में सवाल आता है क्यों, और अगर क्यों का आंसर आपको स्टेटमेंट टू में मिल जाए, मतलब आपको ए ऑप्शन करना है, तो इसका जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इंट्रोड्यूस डायाकी एट द सेंटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीओआई एक्ट मैं कहूँगा, हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन इससे। देखिए, डायरकी जो है प्रोविंसेस में ज़रूर जो है एबॉलिश कर दी गई थी, पर सेंटर में लाई गई थी। और सेंटर की जो फेडरल लिस्ट थी उसमें ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स रखे गए थे। डायरकी मतलब ड्यूल गवर्नमेंट, मतलब कुछ सब्जेक्ट आप अपने पास रखो, कुछ आगे ट्रांसफ़र कर दो। पर जो है ये प्रोविज़न बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया, पर प्रोविज़न था ज़रूर, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट वन मतलब ट्रू है। दूसरा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस। जी हाँ, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी भी प्रोविंसेस को मिल गई थी, क्योंकि प्रोविंसेस में जो है डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया था, तो ऑब्वियस सी बात है वो ज़्यादा ऑटोनॉमस हो गए थे। पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है डायरकी क्यों इंट्रोड्यूस की। नहीं, बिल्कुल भी स्टेटमेंट टू में इसका कोई रीज़न हमें नहीं मिल रहा है। इसका मतलब बी इसका सही ऑप्शन है कि स्टेटमेंट टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ जहांगीर। जी हाँ, अकबर जैसे थे लवर थे बहुत ही पेंटिंग्स के, वैसे ही जहांगीर भी आर्ट से काफ़ी प्यार करते थे, और इनके रेन में मुगल पेंटिंग्स, मुगल आर्ट को काफ़ी प्रमोशन हुआ। अबुल हसन और बिशनदास जैसे पेंटर्स इनके अंडर थे। तो स्टेटमेंट वन करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, औरंगजेब्स कोर्ट वाज अडॉर्न्ड बाय सम ऑफ द बेस्ट नोन आर्टिस्ट ऑफ द मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग। बिल्कुल ये गलत है। औरंगजेब ने बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया था पेंटिंग को, आर्ट में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसका मतलब सेकंड फॉल्स है, वन ट्रू है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइटोप्लैंक्टन प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कार्बन इन द ओशन। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब भी फोटोसिंथेसिस करते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, तो लगभग एटमॉस्फेयर में जितनी भी कार्बन होती है वो अपने अंदर ही ले लेते हैं, तो इससे ओशन में जो है कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है। दूसरी स्टेटमेंट, एल्गी आर प्रोड्यूस्ड इन द कोल्ड वाटर बायोम। जी हाँ, एल्गी जो है वाटर में प्रोड्यूस होती है। बायोम की अगर बात करें तो एक ऐसा रीजन जिसकी अपनी एक अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, तो बायोम का मतलब वो है। पर देखिए, क्यों लेती हैं वो कार्बन। अगर यहाँ होता कि फोटोसिंथेसिस लीड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन, तब हम कहते कि हाँ यार ये तो एक्सप्लेन कर दिया इसने, तब ए ऑप्शन होता, पर अभी भी इसका आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जियोस्ट्रॉफिक विंड ब्लोज अबव अ हाइट ऑफ 600 मीटर्स पैरेलल टू द आइसोबार्स। बिल्कुल सही बात है ये। जियोस्ट्रॉफिक विंड इज द हॉरिजॉन्टल विंड वेलोसिटी इन विच द कोरियोलिस फोर्स बैलेंसेस द हॉरिजॉन्टल प्रेशर फोर्स। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लीजिए प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, तो पहले विंड जो है इसके इन्फ्लुएंस के अंडर जाते जाते ऐसे जाती है, पर जैसे जैसे कोरियोलिस फोर्स अपना काम करती है तो राइट की तरफ डेविएट होती है। कोरियोलिस फोर्स जो है और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं,
और ये दोनों जब आपस में बैलेंस हो जाते हैं तब जियोस्ट्रॉफिक विंड जो है पैरेलल जाती हैं आइसोबार्स के। तो पहला पॉइंट था कि पैरेलल जाती हैं, और सेकंड में इसका एक्सप्लेनेशन हमें मिल गया क्यों जाती है, जब दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं। तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर ए होगा कि स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब आगे चलते हैं, बायो के क्वेश्चंस आएंगे। जी हाँ बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनल्स कंटेन्स डीएनए। डीएनए किस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, न्यूक्लियस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इन तीनों में डीएनए होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आपको याद रखना है, मैं कहूँगा अच्छे से याद रखिए, हर साल सेल से ये क्वेश्चन रिपीट होता ही है। वन ऑफ द एडिशनल फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एडिशनल फंक्शन आपको बताना है। और अब देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसमें राइबोसोम्स होते हैं, इसीलिए उसे रफ कहते हैं। उसका मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एडिशनल फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस। तो इसका आंसर बी है। डैमेज टू द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ अ ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट द। अब देखिए, मेरिस्टेम क्या होता है? एक टिश्यू होता है प्लांट में जिसमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स मतलब जो पत्ती भी बन सकते हैं या फिर फूल भी बन सकते हैं, तो उसको तरह से देखा जा सकता है। एपिकल मतलब जो एकदम टिप के होता है प्लांट के ऊपर, और अगर उसको हम डैमेज कर देते हैं तो लेंथ जो है प्लांट की इफेक्ट होगी। जी हाँ, आपने ऊपर ही अगर डैमेज कर दिया तो आगे उसकी बढ़त नहीं होगी। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स हैज़ हैव ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों में ही। अब देखिए 5 किंगडम है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंगई, प्लांटे और एनिमेलिया। अब फ़र्क सिर्फ इतना है, मोनेरा में जो है देखे जाते हैं प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा में देखे जाते हैं यूकैरियोट्स, बस इतना ही फ़र्क है। हैं दोनों यूनिसेलुलर। वाटरबॉर्न डिजीज़ आपको बताना है, रेबीज़ डॉग बाइट से या फिर एनिमल बाइट से होती है तो वो नहीं। आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द, ट्यूबरकुलोसिस खांसी वाटर से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं। जॉन्डिस इसका सही जवाब है, वाटरबॉर्न डिजीज़ है। आइज़ और स्किन का कलर इसमें येलो हो जाता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ 8। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट गेन टू फॉर्म अ कंपाउंड विद सोडियम। सोडियम से कंपाउंड बनाने के लिए कितने एटम्स चाहिए? 8 किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। जी हाँ, उसकी कन्फिग्रेशन होती है 2,6। 2 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए। सोडियम के पास होता है एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 चाहिए, तो 2 सोडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 2। जी हाँ, तो Na2 जो बनता है कंपाउंड वो ही है ये। A sample of oxygen contains 2 isotopes of oxygen with masses 16U and 18U respectively. The proportion of these isotopes in the sample is 3:1. What will be the average atomic mass? जब भी आपको आइसोटॉप्स दे रखे हो, सिंपल फार्मूला है, मास को प्रोपोर्शन से इनटू कर देना है आपको, दोनों को प्लस करके फिर डिवाइड करना है टोटल प्रोपोर्शन से। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 48, 18, 66/4, 4 26, 16.5U जो है इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मतलब जिसमें अलग अलग स्टेट की चीज़ें मिक्सड होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखें बिल्कुल यूनिफॉर्म है, विनेगर यूनिफॉर्म है, मिल्क जो होता है एमल्जन होता है फैट और वाटर का, तो ये इसका सही जवाब है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस मतलब वाटर का प्रेजेंस नहीं है, सिर्फ NO2CO3 की हम बात करें तो आप निकाल लीजिए। आपको सोडियम का दे रखा है 23 × 246 प्लस कार्बन का आपको दे रखा है 12 है प्लस 16 × 3 48, तो आप निकाल सकते हैं 106 इसका सही जवाब है। वैसे इजी है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सिन गैस। सिन गैस किसे कहा जाता है? CO+H2 को सिन गैस कहते हैं, और इसे वाटर गैस भी कहा जाता है। पर इसका सिन गैस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि काफ़ी सारे हाइड्रोकार्बन्स को सिंथेसाइज करने में इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो आप याद रखिए, वाटर गैस भी पूछें तो CO+H2 ही आंसर होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड वेव्स इज़। अब देखिए, इंफ्रासाउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से कम होती है, अल्ट्रासाउंड की होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। याद रखिए, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, साउंड चैप्टर, ऑप्टिक्स चैप्टर, इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ करंट कैरिंग वायर एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, μ0I/2πr जो फार्मूला होता है। तो अब आप देख सकते हैं, अब आप सोचेंगे यार आर तो रेडियस है, रेडियस कर देता हूँ। नहीं, वायर का रेडियस नहीं होता, वो डिस्टेंस होता है वायर से ऑब्जेक्ट का, जिसे हम आर लेते हैं। और आई पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल डिपेंड कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका सही जवाब है डिपेंड्स अपॉन द करंट इन द वायर। A stainless steel chamber contains argon gas at a temperature T and pressure P. The total number of argon atoms in the chamber is N. Now argon gas in the chamber is replaced by CO2 gas and the total number of CO2 molecules in the chamber is N/2. टेम्परेचर सेम है, प्रेशर जो है अब चेंज हो गया है, तो हमें वो निकालना है।
अब देखिए पी वी इक्वल्स टू एन आर टी जो फार्मूला होता है वो हम यहाँ लगाएंगे। आर जो है कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, तो सिर्फ इतना हमारे पास रह जाता है। ये आर्गन के लिए हमें पता है पी इक्वल्स टू एन है, पर अब नया प्रेशर जो है पी डैश वो हो गया है एन बाई टू, क्योंकि जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं वो हाफ हैं। और अब देखिए एन का वैल्यू पी है हमें पता है, तो हम यहाँ पर पी रख सकते हैं, तो पी डैश इक्वल्स टू पी बाई टू इसका सही जवाब। बिल्कुल सिंपल था ये, तो आपको सिर्फ लॉ लगाना था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एंगस्ट्रॉम एंड नैनोमीटर। एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 10⁻⁹/10 लिख सकता हूँ मैं बिल्कुल ऐसे। तो अब देखिए 1 एंगस्ट्रॉम हो गया है ये, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर जो होता है 1 नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम, जो कि बी है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म एलईडी सबसे सिंपल लाइट एमिटिंग डायोड है। अब ये भी अगर आप गलत कर देंगे तो आपको काफ़ी दुख होगा। If free electron moves through a potential difference of 1 kilovolt, then the energy gained by the electron is given by electrostatics का ये क्वेश्चन है। E इक्वल्स टू क्यू वी। अगर हम देखते हैं ये काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं 12th के इंपॉर्टेंट, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का आपको सबको याद होना चाहिए, हर जगह आपको नहीं दिया हुआ मिलेगा। और वोल्टेज कितना है 1000 वोल्ट है, इंटू कर लीजिए बस, यहाँ पर पावर प्लस हो जाएगी 1 × 6 × 10⁻16 है इसका सही जवाब। और एनर्जी जूल्स में होती है, इसीलिए जूल इसकी यूनिट है, तो इसका आंसर भी बी है। कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द अबव प्लेसेस इन द टर्म्स ऑफ सनराइज टाइम। काफ़ी इन्होंने अच्छे से कंफ्यूज किया है यहाँ पर। अब देखिए सनराइज से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार सनराइज अब कैसे करूँ मैं, सनराइज़ का क्या होता है, क्या सिस्टम ये चल रहा है। अब देखिए कुछ भी नहीं है, सनराइज़ उसी में होती है जो सबसे ईस्ट में, उसमें सबसे पहले सनराइज़ होगी। मतलब आपको इन चारों को ईस्ट से वेस्ट अरेंज करना है, बहुत सिंपल है ये। मैप की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते आप। एक लॉजिक आप लगा सकते हैं, त्रिपुरा जो है सबसे इस साइड है, तो अगरतला पक्का लास्ट में होगा। तो अगर आप देखें सिर्फ एक में ही जो है अगरतला लास्ट में है, तो वही सही ऑप्शन है। मैप अच्छे से पढ़ के जाइएगा ज़रूर, काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं मैप पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अपलैंड्स ऑफ डेल्टा रीजन। डेल्टा रीजन के अपलैंड्स को जो है चार्स कहा जाता है। और डेल्टा रीजन की जब हम बात करते हैं, डेल्टा रीजन माउथ होता है रिवर का, जहाँ पर वो सारे सेडिमेंट्स अपने जो है ऐसे फैला देती है जब वो किसी सी या ओशन में मिलती है जाके। और बिल्स जो होता है वो मार्शी एरिया कहते हैं डेल्टा रीजन के। तो ये दोनों आपको याद रखना है, पर इसका सही जवाब चार्स है। कंसिडर द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, सिंपल है, साउथ से नॉर्थ आपको अरेंज करना है। अब देखिए अगर आपको एक भी पता होगी तो काफ़ी हेल्प हो सकती है। जैसे भद्रा है वो कर्नाटका में है, तो ऑब्वियस ही बात है सबसे पहले वो आएगी, पर 2 ऑप्शंस में 2 पहले पर है। और आपको देखना पड़ेगा आप 3 और 4 में, क्योंकि लास्ट में भी 1 1 है, तो उससे आप पता नहीं लगा सकते। सिमलीपाल अगर हम देखें तो वो उड़ीसा में है, और पचमढ़ी जो है वो एमपी में है। तो उड़ीसा जो है थोड़ा यहाँ है, एमपी थोड़ा यहाँ है, तो ऊपर है। तो उड़ीसा जो पहले आएगा साउथ से नॉर्थ जाते हुए, तो इसका मतलब है सिमलीपाल जो है पहले आएगा, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेम्परेचर इज़ करेक्ट। अब देखिए टेम्परेचर के बारे में हमें स्टेटमेंट्स देखनी होगी। सबसे पहले जो लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर लैंड के जस्ट पास, और जैसे जैसे ट्रोपोस्फेयर से हम लैंड से दूर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर, तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है कम होगा। तो टेम्परेचर डिक्रीजेज विद हाइट इन द ट्रोपोस्फेयर, ये बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि ओजोन लेयर होती है, तो वो हमें यूवी रेस से बचाती है। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जब आप ऊपर जाते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जबकि यहाँ डिक्रीज लिखा है, तो वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकती। Which one of the following is known as a zone of sharp salinity change in the vertical section of ocean? अब देखिए हेलो सॉल्ट से रिलेटेड है ये वर्ड, तो आप ऐसे करके पकड़ सकते हैं। थर्मो हमेशा टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, फोटिक लाइट से रिलेटेड होता है, पाइक्नोक्लाइन जो है वो डेंसिटी से रिलेटेड है। हेलोक्लाइन जो है एक ऐसा लाइन आती है जिसके बाद काफ़ी सैलिनिटी में चेंज आता है ओशन में, तो ये आपको याद रखना है। थर्मोक्लाइन याद रखिए टेम्परेचर चेंज होता है, और पाइक्नोक्लाइन में डेंसिटी। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है सल्फेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, तो वो जो है इन मेथड से जो है रिमूव हो जाते हैं। काल्गन्स मेथड है, वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट है, पर बॉइलिंग से रिमूव नहीं होता। सॉफ्ट अगर हार्डनेस है टेम्पररी, उसको आप बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कौन सा रिएक्शन देगा। पी ब्लॉक के जो ये रिएक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, दोनों में कॉन्सेंट्रेटेड में NO2 प्रोड्यूस होता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड वाला तो वैसे ही रूल आउट हो जाएगा। बस डिसाइड करना है डाइल्यूट वाले में से कौन सा देगा। तो Zn हमेशा डाइल्यूट HNO3 के साथ N2O देता है, NO नहीं देता वो, और Cu जो है NO देता है। तो इसका सही आंसर है ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्राई बेसिक एसिड। ट्राई बेसिसिटी जो डिसाइड होती है कितने नंबर ऑफ POH बॉन्ड्स हैं। तो अगर आप देखें फॉस्फोरिक एसिड में जो है 3 POH बॉन्ड्स होते हैं, तो सिंपली वो ट्राई बेसिक हो गया कि कितने H+ आयंस वो फर्निश कर सकता है। अगली स्टेटमेंट है कार्बन से रिलेटेड है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। डायमंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, सिंगल बॉन्ड होता है। ग्राफाइट लेयर स्ट्रक्चर होता है जो कि वीक वैंडरवाल फोर्सेस से कनेक्टेड होता है। जी हाँ, बिल्कुल, इसीलिए वो स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट लेयर्स हेक्सागोनल रिंग होती हैं, बिल्कुल सही। सिंगल बॉन्ड नहीं होता, डबल बॉन्ड होता है ग्रेफाइट की लिंकेजेस में। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है, तो डी इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी वाला पोर्शन स्किप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपने 10th तक भी केमिस्ट्री पढ़ी है, तो ये वाला जो है आपको क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस कहते हैं। द एसिडिक सेमी डाइजेस्टेड फूड कमिंग आउट ऑफ द स्टमक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय। पेनक्रियाटिक जूस जो होता है वो न्यूट्रलाइज नहीं करता है, आप गलत करेंगे अगर वो करेंगे। बाइल जूस जो होता है एल्कलीन इन नेचर होता है, जो कि गॉल ब्लैडर में होता है, लिवर में, और वो एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगला क्वेश्चन हार्ट के फंक्शन से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कौन रिसीव करता है। अब देखिए, राइट ऑरिकल जो है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। राइट वेंट्रिकल उसे जो है लंग्स में भेजता है। वापस लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल में, और वही हमसे पूछा है, तो लेफ्ट ऑरिकल जो है इसका सही जवाब है। द ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक प्रोसेस है, पर फिर भी लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं, तो अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। CO2 + H2O जब देता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तो ऑक्सीजन जो है किसकी स्प्लिटिंग से आई है, ये आती है वाटर की स्प्लिटिंग से। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कि रिफ्लेक्स आर्क मतलब कभी भी आपका हाथ जल जाए, चोट लग जाए, या फिर कोई जो एकदम से आप हाथ हटा लेते हैं जब भी, तो वो क्या क्या प्रोसेस होता है उसके पीछे। अब देखिए, सबसे पहले जहाँ पर इफेक्टर है और जहाँ सेंसरी न्यूरॉन है उसे तो बिल्कुल हटा दीजिए। हमेशा याद रखिए, रिसेप्टर पहले होता है, इफेक्टर लास्ट में होता है, क्योंकि सबसे पहले हम रिसेप्ट करते हैं, फिर ही हम इफेक्ट देते हैं अपने एक्शन को। तो सिर्फ बी और सी में हमें डिसाइड करना है। फिर देखिए, ब्रेन में कभी नहीं जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है। पहले हमने रिसेप्ट किया, फिर वो सेंसरी न्यूरॉन से गया स्पाइनल कॉर्ड में, फिर हमारा जो है मोटर न्यूरॉन हमारे एक्शन देती है इफेक्टर को, और वो हमें कहता है हाथ हटा लो भैया। तो ऐसे ही रिफ्लेक्स आर्क जाता है। If one set of chromosomes for a given plant is represented as N, in case of double fertilization, the zygote and the endosperm nucleus of a diploid plant would have how many sets of chromosomes respectively? बायो का क्वेश्चन है ये, और इसमें हम देखते हैं कि जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है और एंडोस्पर्म जो है ट्रिप्लॉयड होता है। तो इसका सही जवाब है 2N and 3N। अगला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, अगर आपको सीरीज़ पैरेलल के फॉर्मूले पता है आप कर सकते हैं। देखिए, कभी भी रेजिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक चीज़ ध्यान रखिए, कभी लार्ज बड़े पार्ट से शुरू मत कीजिए, छोटी छोटी यूनिट्स को सॉल्व कीजिए। पहले जैसे ये पैरेलल कनेक्शन है, इसको सॉल्व कीजिए। पैरेलल कनेक्शन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है R1 R2 अपॉन में R1 + R2। तो हर एक इंडिविजुअल का है R, तो R × R अपॉन में R + R, ये हो जाएगा आपका 2R हो जाएगा, R² अपॉन 2R, मतलब R/2। चलो ठीक है, अब ये सिंपल हमारी कड़ी सॉल्व हो गई है। R/2 आ गया और एक है R। अब ये दोनों सीरीज़ में हैं और ये पैरेलल हैं एक R वाले के साथ में। मैं बना देता हूँ अच्छे से। ये R/2 हमने निकाल लिया, ये R है, ये भी R है। सीरीज़ में हम सीधा प्लस करते हैं, ज़्यादा फॉर्मूला इसका कुछ नहीं है, तो प्लस करेंगे आप तो आ जाएगा 3R/2। सिंपल है। अब जो है आपको 3R/2 मिल गया है और एक R है। अब ये पूरा और ये जो है पैरेलल में है, तो फिर से आपको पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 5/2, एक R कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/5R जो है इसका सही जवाब है।
वैसे मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वैसे भी काफ़ी इजी हैं क्वेश्चंस, प्रैक्टिस आपने की होगी इसकी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज 0 केल्विन, और सेल्सियस में कितना होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो, हमें ये बताना है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो होता है जो लोएस्ट पॉसिबल है, जिस पर पार्टिकल्स बिल्कुल भी एक्टिविटी करना बंद कर देते हैं। सेल्सियस में वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विजिबल लाइट। इसके पहले मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, जो स्पेक्ट्रम है ज़रूर बना लीजिएगा। सबसे पहले गामा आती है, फिर एक्सरे, फिर यूवी, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव्स। अब देखिए ऐसे जब आप जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ बढ़ रही है, और इधर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वेवलेंथ विजिबल लाइट की एक्सरे से ज़्यादा होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये राइट में आ रहा है एक्सरे के, और वेवलेंथ यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। एनर्जी एक्सरे फोटोन की हायर है यूवी लाइट फोटोन से। एनर्जी होती है एक फोटोन की h/ν, जो कि फ्रीक्वेंसी है। तो एक्सरे फोटोन्स की एनर्जी तभी ज़्यादा होगी जब एक्सरे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। जी हाँ, बिल्कुल, लेफ्ट साइड में जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं एक्सरे फोटोन्स की फ्रीक्वेंसी जो ज़्यादा होगी यूवी से, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। सेकंड भी सही है। एनर्जी ऑफ यूवी लाइट फोटोन्स इज़ लेस देन विजिबल लाइट फोटोन। नहीं, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि यूवी लाइट जो है विजिबल के लेफ्ट में आती है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो मतलब उसके फोटोन्स की एनर्जी भी विजिबल लाइट से ज़्यादा होगी, ना कि कम। तो 1 और 2 ओनली इसका सही है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट हमारी गलत है। द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L and mass m and mass of the bob m is given as t. If the length of a pendulum is increased to 4L and the mass of the bob is increased to 2m, then which one of the following is the new time period of oscillation? अभी आप देख सकते हैं कि अभी जो है हमें टाइम पीरियड दे रखा है t, जो कि काफ़ी सिंपल है। अब हमें निकालना है कि जब हमने लेंथ बढ़ा दी है, अब देखिए ये होता है जो हम कह रहे हैं। अब इन्होंने बोला है कि नया टाइम पीरियड क्या होगा जब लेंथ आपने 4 गुना कर दिया और मास आपने बढ़ा दिया है कितना, 2 डबल कर दिया है। तो अब हम देखते हैं, लेंथ 4 गुना, इसको डबल कर दिया है, 2KL/m, मतलब KL/m की वैल्यू t है तो 2t, नया आपका t डैश जो है वो हो जाएगा 2t। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, ये वाला काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कनेक्टिंग केबल ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन वाटर हीटर, 3 वायर्स होते हैं हमेशा रेड ग्रीन ब्लैक कलर के। आपको बताना है कौन सा कलर कोड किसके लिए है। रेड से हमेशा याद रखिए वो लाइव होता है, और ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल है। अब आप देखिए जी याद कर सकते, ग्राउंड में मतलब ग्रीन घास होती है तो हमेशा ग्रीन ग्राउंड वायर होगा। ऐसे करके आप ट्रिक से याद इसे कर सकते हैं। द ग्राफ्स बिटवीन करंट I एंड वोल्टेज V फॉर 3 लीनियर रजिस्टर्स 1, 2 एंड 3 आर गिवन बिलो। अच्छा जी, अब देखिए स्लोप जो होती है वो यहाँ पर क्या होगी, tan थीटा इक्वल्स टू I/V। I/V हमारी स्लोप है, और स्लोप जो है उसी से डिसाइड होगा, जितनी ज़्यादा स्लोप है उतना ज़्यादा I/V की वैल्यू होगी। पर देखिए रेजिस्टेंस जो है वो होगा V/I, तो जिसकी स्लोप सबसे ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, क्योंकि असली में देखा जाए तो V/I रेजिस्टेंस होता है, पर यहाँ पर I/V है, उल्टा है। तो जिसकी सबसे ज़्यादा स्लोप है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा कम होगा, तो R1 का सबसे कम होगा। ठीक है जी, फिर 3 आएगा बिल्कुल, और जिसकी स्लोप सबसे कम है उसका सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है यहाँ। तो बी इसका सही आंसर है। आपको अच्छे से देखना है बहुत ग्राफ, कहीं आप सोचें नहीं आ रही है तो वही है V/I, और जिसकी सबसे ज़्यादा स्लोप है वही आप करके आ जाएं, तो काफ़ी बड़ी गलती हो जाएगी। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, ऑप्टिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आईपीस और ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप में कॉन्वेक्स लेंसेज होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ टेलीस्कोप इज़ लार्जर, बिल्कुल सही, टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव लार्जर होता है लेंस। मैग्नीफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, ये भी सही है। मैग्नीफिकेशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, ये गलत है। माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, आईपीस बड़ा, तो अगर आप इसकी बढ़ाएंगे तो मैग्नीफिकेशन पर जो है इंक्रीज नहीं होगी। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है हमारी गलत है, तो इसका सही जवाब है 1, 2 एंड 3 ओनली। चलिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का एक क्वेश्चन है, सिंपल है। पहले प्लेनेट का मास हमें दे रखा है m1, रेडियस हमें दे रखा है r1, और g कांस्टेंट सेम होता है, और g1 की वैल्यू ये है। अब जो दूसरा प्लेनेट है वहाँ पर g की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता लगाना है। उसका देखिए कितना दे रखा है, मास रेडियस को दोनों को हमें डबल करना है। चलिए कर देते हैं, 2m1 हो गया, रेडियस डबल हो जाएगा तो इसका स्क्वायर होगा,
तो जी इंटू 2m1/4 r1 स्क्वायर 2 कैंसिल gm। अब gm1/r1 स्क्वायर की जगह हम g1 लिख सकते हैं, तो g1/2 होगा प्लैनेट 2 का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये आपको याद रखना, सिंपल क्वेश्चन था, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है सारे। चलिए अब हमें क्या करना है कि रिवर बेसिन को टाउन से कनेक्ट करना है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। खासकर ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें जो है बुक्स कनेक्ट करने को आ जाएंगी, कभी प्लेसेस कनेक्ट करने को आ जाएंगे, कभी आपको ऑर्डर बताना होगा, तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए भागीरथी रिवर बेसिन क्या होता है वो समझते हैं। रिवर की और उसकी ट्रिब्यूटरीज जो होती हैं वो जिन जिन एरियाज़ को ड्रेन करती हैं आसपास के, उन्हें जो है रिवर बेसिन कहा जाता है। तो कौन से टाउन का कौन सा रिवर जो है वहाँ पर बहती है। भागीरथी जो है वो उत्तरकाशी में है, तो ए का 3 2 ऑप्शन में है। चलिए अब बी और सी में से एक पता लगाना है हमें। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा बहती है, तो बी का 4 होना चाहिए। जी हाँ, बी ऑप्शन हमें मिल गया है, बिल्कुल सही जवाब है। इसमें देखिए आप ज़्यादा लॉजिक लगा नहीं सकते हैं, इसमें आपको बिल्कुल नॉलेज होना ज़रूरी है। फिर से आ गया मैच लिस्ट में लोकल विंड्स। लोकल विंड्स को मैच करना है उनके प्लेस के साथ। इंडिया की अगर लोकल विंड्स की बात करें तो लू होती है, लू जो चलती है, चिनुक भी कहते हैं उसे, जो हॉट विंड्स चलती हैं उसे। पर यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। अब देखिए थोड़ा बहुत लॉजिक आप ये लगा सकते हैं, यामो नाम थोड़ा ऐसे जैपनीज टाइप लग रहा है, तो वो हो सकता है उसका। तो ए का 3 अगर हम देखते हैं तो दो ऑप्शंस में है, फिर हमें देखना पड़ेगा डी। अब देखिए हमेशा ऐसा होता है ए और डी सेम कर देते हैं, ये आपको बी और सी से पता लगाना पड़ता है। ब्लैक रोलर किसका हो सकता है? जी हाँ, नॉर्थ अमेरिका की ये लोकल विंड है, तो बी का 4 जो कि सी ऑप्शन है। ऐसे आपको याद रखना है। धीरे धीरे ज्योग्राफी के क्वेश्चंस अब बढ़ रहे हैं। साइंस के जो है पहले ही सेक्शन में हम कंप्लीट कर चुके हैं। मजूली द रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ब्रह्मपुत्र रिवर में ये आइलैंड है, काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं इसके, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है ये। साथ साथ 2016 में इंडिया का पहला रिवर आइलैंड ये बन गया था जिसे डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था। तो ये काफ़ी इसका एक इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2011 सेंसस, हर 10 साल में सेंसस होता है, अगला 2021 में होगा। तब तक के लिए 2011 सेंसस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, उस पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब स्टेट्स में पॉपुलेशन बढ़ती है, इस स्टेट में बढ़ी नहीं, मतलब कि डेथ ज़्यादा हुई बर्थ से। नागालैंड की हम बात कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन, लगातार बारिश होती रहती है, कौन से ऐसे क्लाउड्स होते हैं? अब देखिए सीरोक्लूमस जो होते हैं वो स्कैटर्ड क्लाउड्स होते हैं, और ऐसे मतलब नॉर्मल जो आसमान में आप देखते हैं बिल्कुल स्कैटर्ड क्लाउड्स होते हैं, वो होते हैं, बारिश इनसे नहीं होती। क्यूमुलोनिम्बस में बारिश होती है, काफ़ी हैवी बारिश होती है, पर कंटिन्यूस नहीं होती है। तो निम्बोस्ट्रेटस जो है वो इसका सही जवाब है, क्योंकि उसमें कंटिन्यूस प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। हालांकि थंडर और लाइटनिंग नहीं होती है, पर बिल्कुल जो है बारिश एकदम कंटिन्यूस रहती है। तो निम्बोस्ट्रेटस इसका सही जवाब है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 हमें दे रखी है, लिस्ट 2 हमें दे रखी है। मेजर पोर्ट्स को उनकी लोकेशन से हमें कनेक्ट करना है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के जब भी हम क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए काफ़ी सारे पोर्ट्स हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई में, हल्दिया है पोर्ट, कोलकाता में है पोर्ट। अब यहाँ पे हमें 4 दे रखे हैं और लोकेशंस दे रखी है, हमें पता लगाना है। विशाखापट्टनम जो है वो ओनली पोर्ट है जो लैंडलॉक्ड है, तो हमें मतलब डी का तो पता चल गया है कि 1 होगा। डी का माफ़ कीजिएगा, सी का 1 होगा, तो सी के 1 वाले दो क्वेश्चंस हैं, और डी बी दोनों का सेम है। बी और सी दे में ए और डी से हमें पता लगाना है। तो अब देखते हैं कोलकाता, कोलकाता का जो पोर्ट है वो रिवर साइड पे है, तो ए का मतलब 3 होगा। ए का 3 और सी का 1, ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ पे है? जी हाँ, बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऐसे आपको करके ये क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको दो भी पता होंगे, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, अगर ज़्यादा ऑप्शन सिमिलर नहीं हुए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एजेंट ऑफ मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? मेटामॉर्फिज्म मतलब चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज जब आता है उसे मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। जब हम देखते हैं कि रॉक्स जो होते हैं बदल जाते हैं, इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक बन जाते हैं, उनसे फिर सेडिमेंट्री बन जाते हैं, उनसे लावा फिर वापस बाहर आता है तो इग्नियस बन जाते हैं। ये प्रोसेस रॉक साइकिल जो कंटिन्यूसली चलती रहती है। कौन सा एजेंट नहीं है? हीट बिल्कुल एजेंट है, वो चेंज कर सकती है। कंप्रेशन, दबाओगे कोई चीज़ को तो उसका नेचर चेंज होगा। डीकम्पोजिशन जो है वो एक रिजल्ट है। सॉल्यूशन भी किसी चीज़ को जो है घोल के और मतलब अलग कर सकती है, पर डीकम्पोजिशन एक रिजल्ट है। मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा हीट पड़ रही है किसी रॉक पे, उसमें क्रैक आ जाता है और वो टूट जाता है, डीकम्पोज हो जाता है, तो वो एक रिजल्ट हुआ।
एजेंट नहीं है मेटामॉर्फिज्म का, तो डीकम्पोजिशन इसका सही जवाब है। धीरे धीरे साइंस के क्वेश्चंस फिर से आते हुए, खासकर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो वो हमें ध्यान रखना है। द सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव pH लेस देन 7। pH स्केल का आपको पता होना चाहिए, खासकर ब्लड का pH भी कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, तो वो भी ज़रूर याद रखिए। रेन का pH हो गया, वो भी पूछ लेते हैं। यहाँ का अगर हम क्वेश्चन देखें, pH लेस देन 7 किसका होता है? एसिड्स का। ग्रेटर देन 7 होता है बेसिस का, और 7 पे होता है न्यूट्रल। तो अगर हम एसिड का देखें, इनमें से एसिड का हमें पता लगाना है। NaCl जो है वो सॉल्ट है, KCl सॉल्ट है, NaOH जो बेस है, और FeCl3 ही एक ऑप्शन बचता है, तो मतलब वही एसिड है हमारे पास, और उसका pH ही लेस देन 7 होगा। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अब हमें पता लगाना है। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन का ऐड होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। रिडक्शन में या तो आप हाइड्रोजन का एडिशन होता है, या इलेक्ट्रॉन्स आप गेन करते हैं। तो ये दो डेफिनेशंस के थ्रू अब हम पता लगाएंगे कि कौन सा जो है रिएक्शन इनमें से ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। यहाँ अगर आप देखते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, सिंपल, और यहाँ पर ज़्यादा स्टेट्स में चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे आप देखिए Na जो है अभी भी +1 था, यहाँ पे भी +1 है। यहाँ BaCl का स्टेट +2 था, यहाँ पर भी +2 है, तो ये सही जवाब नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए Mg का स्टेट 0 है, यहाँ पर आकर +2 हो गया है, तो मतलब Mg तो ऑक्सीडाइज हुआ है। O का यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर आके O का हो गया है कितना, -1। जी हाँ, तो ऐसे करके आपको पता लगाना है। ये इसका सही जवाब है कि जब स्टेट चेंज हो जाता है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वो कहलाने के बिल्कुल लायक हो जाता है। तो सी ऑप्शन जो है हमारा सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट यूज्ड एज फर्टिलाइज़र? किसको फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ नहीं किया जाता है? अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ करते हैं, फॉस्फेट भी यूज़ करते हैं, सल्फेट भी यूज़ करते हैं, और अमोनियम सल्फाइड को जो है कभी भी फर्टिलाइजर्स में यूज़ नहीं किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम? CaSO4.12H2O, जो बिना पानी के जब हम कहते हैं तो उसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं ना कि जब प्लास्टर लगवाते हैं वो हॉस्पिटल में, क्या यार इस पर पानी मत लगने देना नहीं तो पूरा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें पानी लग जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है जिप्सम में, और फार्मूला हो जाता है CaSO4.2H2O। ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिपीट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज करेक्ट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जब हम बात करते हैं, यूनिवर्सल लॉ है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यही एक फंडामेंटल रूल है यूनिवर्स का, और यही इसका सही जवाब है। अगर आप डी ऑप्शन देखेंगे, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तो आपका हो गया एवोगाड्रोस लॉ। फिर ए ऑप्शन अगर देखेंगे तो गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी कोई लॉ है। ये है व्हेन गैसेस कंबाइन इन अ रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल, ये है गायलो-सेक्स लॉ। तो सारे लॉ अलग अलग हैं, हमें सिर्फ बताना था कंजर्वेशन ऑफ मास, और वो सी स्टेटमेंट बिल्कुल उसे सेटिस्फाई कर रही है। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, हमने ऊपर बात की थी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बनाया था, गामा रेज होती हैं, एक्सरेज होती हैं, तो यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में होते हैं उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो सबसे कम जो आपको यहाँ नंबर दिख रहा है वही आपको करना चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम के लगभग ऑर्डर की जो है वेवलेंथ होती है एक्सरेज की। अब तो फिजिक्स के काफ़ी घातक क्वेश्चन आ रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। अच्छा जी, एवरेज एक्सेलरेशन बतानी है 8 से 12 सेकंड। हमेशा याद रखिए वीटी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो आपको बताता है डिस्टेंस कवर्ड, और जो उसकी स्लोप होगी वो आपको बताएगी एक्सेलरेशन। अब देखिए 8 से 12 में ये तो पक्का है कि एक्सेलरेशन घट रही है, आप देख सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी घट रही है टाइम के साथ साथ। तो एक तो ये हो सकता है कि आप जो है कर सकते हैं इसको उस तरीके से, एक तो आप उस तरीके से इसको देख सकते हैं कि जहाँ पर आपको नेगेटिव दिख रही है वहाँ पर जो है आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शंस अगर हम देखें तो एक ही नेगेटिव है, वो सही है, पर मैं आपको इसको सॉल्व करके अगर दिखाऊं, इस पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो ये है 12,4, ये पॉइंट जो है ये है 8,8। पेन की साइज थोड़ी कम करनी पड़ेगी लगता है। चलिए, ये है आपका 12,4, यह है 8,8। y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 हम करेंगे,
-4/4 -1। फिर भी वही आंसर आ रहा है, मैंने आपको सॉल्व भी करके दिखा दिया है, तो यही इसका सही जवाब है। माइक चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आपको निकालनी है, माफ़ कीजिएगा, फोकल लेंथ आपको दे रखी है कॉन्वेक्स लेंस की, आपको निकालना है उसकी पावर। पावर निकालने के क्या करना होता है, सिंपल फार्मूला है 1/f, और इसमें जो है फोकल लेंथ आपको लेनी पड़ती है मीटर्स में। तो 50 सेंटीमीटर हमें दे रखा है, इसका मीटर में होगा 0.5 मीटर्स, तो हम करेंगे 1/0.5, ये पॉइंट कटा 10 ऊपर 2, और क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो प्लस में होती है पावर, तो +2 डायोप्टर इसका सही जवाब है। धीरे धीरे अभी करते हैं, इस वाले पेज पे सारे फिजिक्स के क्वेश्चन ही हैं लगभग। A ball is released from rest and rolls down an inclined plane as shown in the following figure, requiring 4 seconds to cover a distance of 100 सेंटीमीटर along the plane। ठीक है, हमें डिस्टेंस दे रखा है, रेस्ट से छोड़ी थी मतलब u0 है, टाइम हमें दे रखा है 4, और डिस्टेंस जो है वो हमें 100 दे रखा है। चलिए सही है। अब हमें जो है एक्सेलरेशन अगर हम निकालते हैं तो आपने सबने ये फार्मूला पढ़ा होगा, S=ut + ½ at²। u0 दे रखा है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 100 दे रखा है तो यहाँ पर 2 = a, टाइम हमें दे रखा है 4, 4 × 4 16 हो जाएगा, 16 को यहाँ हम ले आते हैं, 2 8 24, 250, 12.5 जो है हमारी एक्सेलरेशन आ गई है। चलिए एक्सेलरेशन तो आगे, अब थीटा कैसे निकालेंगे, ये आपने क्वेश्चन काफ़ी बार किया होगा। ये mg होता है, ये mg cos थीटा होता है, और ये जो फोर्स होती है जो ड्राइव कर रही है बॉल को, ये होती है mg sin थीटा। तो फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो m ये है अगर, तो एक्सेलरेशन हमारा हो गया g sin थीटा, और एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं पहले 12.5, g की वैल्यू हमें दे रखी है 1000, तो sin थीटा हो जाएगा 12.5/1000। ये हटा दीजिए, आप 25 से इसे डिवाइड कर दें अगर, 5 1/80, तो थीटा हो जाएगा sin इनवर्स 1/80। सिंपल सॉल्यूशन है इसका काफ़ी, और अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे से किए हैं अपनी 12th की एनसीईआरटी में, अच्छे से आपने सॉल्व किए हैं क्वेश्चंस, तो आप ज़रूर ये कर पाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन ऑफ अ मटेरियल इज 1.6 × 10⁻⁵ K। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द मटेरियल। अब देखिए रिलेशन में आपको बता देता हूँ तीनों कोफिशिएंट के बीच का। ये होता है आपका लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट, ये होता है एरियल का, ये होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम का हमें निकालना है, मतलब हमें गामा निकालना है, बीटा हमें दे रखा है, तो इस रिलेशन से हमें पता चलता है गामा = 3/2 बीटा। बीटा हमें कितना दे रखा है, 1.6 × 10⁻⁵। चलिए 0.8 × 3 कर दीजिए, 2.4 × 10⁻⁵ अपॉन K जो है इसका सही जवाब है, मतलब बी ऑप्शन जो है इसका एकदम सही आंसर है। रिलेशन ज़रूर याद रखिए, काफ़ी हेल्प करते हैं आपको एग्जाम्स में। The refractive indices of two media are denoted by n1 and n2, and the velocities of light in these two media are respectively v1 and v2. If n2/n1 is 1.5, which one of the following statements is correct? हमेशा याद रखिए कि जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा आपका वो होता है, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतनी वेलोसिटी कम होगी। तो रिलेशन हमें ये मिलता है, इन्वर्स कर दिया हमने। n2/n1 हमें दे रखा है 1.5, अच्छा जी, n2/n1 1.5 है, तो n2/n1 के आगे सामने v1 होगा n2 के सामने, और n1 के सामने v2 होगा। फिर इसको यहाँ ले जाइए, v1 = 1.5 × v2। इससे हमें पता चलता है v1 जो है इज़ 1.5 टाइम्स v2। बिल्कुल सिंपल, अगर आपको रिलेशंस आता है और ये आपने ये लॉ पढ़ रखा है कि कैसे इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है इनके बीच में, तो आप ये ज़रूर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लार्जेस्ट कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर, कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो है उसकी एटमॉस्फेयर में लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है। कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया है दुनिया में, उसकी वजह से जो भी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा गैसेज हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है सबसे ज़्यादा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर से लिस्ट वाले क्वेश्चन आ गए, हम देखते हैं ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा लिस्ट वाले क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं, और ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है।
अब देखिए कोपन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो एक अलग अलग क्लाइमेट रीजन्स को डिफाइन किया है। ए से जो भी क्लाइमेट होता है वो होता है ट्रॉपिकल के लिए, बी होते हैं डेजर्ट के लिए, सी होते हैं मिड लैटिट्यूड विद माइल्ड विंटर, डी होते हैं मिड लैटिट्यूड विद कोल्ड विंटर, और ई होते हैं पोलर। तो देखिए यहाँ पर ई तो है ही नहीं, तो ट्रॉपिकल का हमने अभी देखा ए है, तो ए का 1 होना चाहिए जो कि सिर्फ 2 ऑप्शन में है, और डेजर्ट का जो है बी होना चाहिए, मतलब कि बी का हमारे पास 4 होना चाहिए। तो आपको कौन से ऑप्शन में जो है बी का 4 दिख रहा है? जी हाँ, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब ये देखिए ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है मैं कहूँगा, और मतलब वैसे ज्योग्राफी पे इतना ध्यान, आप अगर आपने साइंस ले रखी है तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री से भी इतना अच्छा कर पाएंगे कि आपका गैट क्लियर हो जाएगा। चलिए, रेलवे जोन्स और हेडक्वार्टर्स मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लगभग हर साल एनडीए में या तो एक ना एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्ट सेंट्रल रेलवेज, या इस टाइप की लिस्ट आ जाती है जो कि आपसे पूछती है कि आप मैच कीजिए। अगर आपको इंडिया के मैप की थोड़ी भी समझ है तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। जबलपुर देखा जाए मध्य प्रदेश में है, जो कि बिल्कुल सेंटर में है, मतलब वो है तो सेंट्रल का पार्ट, ठीक है, और थोड़ा वो है इस साइड लोकेटेड है, वेस्ट की साइड। तो ए का मतलब 1 है, वेस्ट सेंट्रल का जो हेडक्वार्टर है वो जबलपुर है। अब ए जो है 1, वो बी और डी 2 ऑप्शंस में हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर कौन सा सही होगा वो हम देखते हैं। अब देखिए साउथ ईस्ट सेंट्रल जब हम देखते हैं, साउथ ईस्ट सेंट्रल मतलब थोड़ा सेंटर में होना चाहिए साउथ ईस्ट, तो यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या झारखंड में कहीं हमें ढूंढना पड़ेगा। तो बिलासपुर बिल्कुल सही कैंडिडेट है इसके लिए, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और वही साउथ ईस्ट सेंट्रल का हेडक्वार्टर है। तो बी का हमें 3 मिल गया, मतलब डी इसका सही जवाब है। 2 भी अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका आंसर सही हो जाता है। Which one of the following is the correct descending order of Indian states in terms of sex ratio as per census 2011? अब देखिए करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बताना है, मतलब घटता सेक्स रेशियो कैसे कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा मेघालय का है, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, और मैं कहूँगा सेंसस वाले क्वेश्चंस आप देख सकते हैं किस तरीके से काफ़ी आते हैं। तो सेंसस आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। स्टीपी क्लाइमेट इज़ नॉट एक्सपीरियंस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? स्टेपी क्लाइमेट ऐसा होता है कि मतलब रेनफॉल कम होती है काफ़ी, और कम, इतनी कम भी नहीं होती कि डेजर्ट हो जाए और इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि फॉरेस्ट हो जाए, तो उस टाइप का एक क्लाइमेट रहता है। पर्थ में ऐसा क्लाइमेट बिल्कुल नहीं है, प्रिटोरिया में है, ब्यूनस आयर्स में है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में जगह है, वहाँ पर लगभग सनलाइट काफ़ी रहती है, क्लियर स्काइज रहती हैं, तो वहाँ पर इतनी ऐसी हालत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ केमिकल वेदरिंग? इनमें से कौन सा जो है केमिकल प्रोसेस जो है वेदरिंग का प्रोसेस नहीं है? अब देखिए केमिकल मतलब कुछ ना कुछ केमिकल से रिलेटेड होना चाहिए, सॉल्यूशन है, कार्बोनेशन है, ऑक्सीडेशन है, तीनों रिलेटेड है केमिकल से। एक्सफोलिएशन की अगर बात करें तो रॉक्स जो होते हैं उन पे जब सनलाइट पड़ती है, फिर बारिश पड़ती है, वापस सनलाइट पड़ती है, तो उनके ऊपर की जो परत है वो निकल जाती है, तो उसे एक्सफोलिएशन कहते हैं। तो ये भी एक तरीके से रिजल्ट है, ये एक प्रोसेस नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर अ प्लेन मिरर? अच्छा जी, फोकल लेंथ 0, जी नहीं, फोकल लेंथ उसकी इनफाइनाइट होती है। क्यों? मतलब एक तरीके से आप प्लेन मिरर देख सकते हैं, ऐसा एक स्फीयर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है, और क्योंकि फोकल लेंथ r/2 होती है, तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट होगी। प्लेन मिरर को लेकर एक ही चीज़ सही है, उसमें इमेज बनती है वर्चुअल, इरेक्ट और लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड मतलब राइट आपका जो है मिरर में लेफ्ट हो जाता है, उस तरीके से। An object is placed in front of a convex mirror. Which one of the following statements is correct? कॉन्वेक्स मिरर की एक बात हमेशा याद रखिए आप, एक तो जो है कभी भी वो जो है इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाता है, हमेशा जो है इमेज उसकी सीधी ही बनती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर कहाँ दे रखा है, द इमेज मूव्स टूवर्ड, नहीं, इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये वाला भी सही है स्टेटमेंट लग रही है हमें। अभी जैसे कि हमने बात की, कभी वो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म नहीं करती, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करती है। A circular coil of radius r having n number of turns carries a steady current I. The magnetic induction at the center of the coil is 0.1 Tesla. If the number of turns is doubled and the radius is halved, which one of the following will be the correct value for the magnetic induction at the center of the coil? इसका फार्मूला होता है न्यू नॉट एन आई अपॉन 2 πr। पर यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी होगी कि जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं दे रखा, तो यहाँ पर हमें उसके लिए सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, न्यू नॉट एन आई बाय 2 πr/l करना होगा। चलिए, तो अब ये हमें दे रखा है 0.1, चेंजेस हमें क्या करना है,
नंबर ऑफ टर्न को डबल करना है तो यहाँ पर भी इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है। और रेडियस हाफ करना है, रेडियस हाफ करेंगे 2 वापस ऊपर इंटू हो जाएगा, तो यहाँ एक और बार 2 इंटू कर दीजिए, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 0.1 0.4 टेस्ला। ऐसे ही इन क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है, पर उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको फार्मूला जो है सही पता होना चाहिए। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 12 से 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के अवेलेबल हैं। याद रखिए, पार्ट भी याद रखिए और कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है वो भी ज़रूर याद रखिए। काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटी पार्ट में, एनडीए में। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 में, राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 में, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है आर्टिकल 23-24 में। राइट टू सिटीजनशिप का कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड, तो ये आपको याद रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्चुगीज़ इन इंडिया। पोर्चुगीज़ जो है सबसे पहले आए थे कैलिकट में और उसके बाद से उन्होंने काफ़ी जो है रूल किया यहाँ पर, मतलब काफ़ी उनका दबदबा था। ब्रिटिशर्स जब तक नहीं आए तो देखा जाए पोर्चुगीज़ का ही काफ़ी यहाँ पर रूल था। गोवा हम देखते हैं पूरा ही पोर्चुगीज़ कल्चर से इतना जो है अफेक्टेड है। और अब देख सकते हैं पोर्चुगीज़ ने कौन से क्रॉप्स इंट्रोड्यूस किए थे। टोबैको था, काजू, कैश्यू नट्स जिसे हम कहते हैं, और चिली। ये तीन जो है उन्होंने काफ़ी किए थे। मैंने इन तीन का नाम लिया, तो चिली इन चारों ऑप्शंस में से बिल्कुल सही जवाब है। एंशिएंट इंडिया का एक क्वेश्चन आया, काफ़ी टफ लग रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मर्चेंट गिल्ड्स ऑफ साउथ इंडिया। अय्यावोले मर्चेंट गिल्ड जो है आईहोल में एस्टैब्लिश हुई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही है। जो 500 लॉर्ड्स ऑफ अय्यावोले हम कहते हैं, वो सारी ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ जो थी तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की, उनको कनेक्ट करने का काम करते थे। 9th सेंचुरी की इंस्क्रिप्शन में इनका मेंशन पाया गया है। मणिग्रामन मर्चेंट गिल्ड वॉज सबॉर्डिनेटेड टू द अंजुवमन मर्चेंट गिल्ड इन द 13th सेंचुरी। ये गलत है। मणिग्रामन मर्चेंट गिल्ड 13th सेंचुरी में थी, ये बात सही है, पर आयरूनुवर मर्चेंट गिल्ड जो है वो इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, ना कि अंजुवनम। तो सिर्फ वन ओनली, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। मैं कहूँगा बहुत टफ क्वेश्चन है, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन ये है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। आदि शंकराचार्य ने दी थी अद्वैता की फिलॉसफी की भगवान एक है तो उनके नाम अनेक हैं, और यूनिवर्स जो है एक पूरी मिथ्या है, एक इल्यूजन है। तो यहाँ पर अवधूत उन्होंने नहीं दी थी, तो ये गलत हो गया है। रामानुज ने दी थी विशिष्ट अद्वैता। उन्होंने कहा था कि भगवान तो एक ही है पर यूनिवर्स एक मिथ्या नहीं है, यूनिवर्स जो है गॉड का पार्ट है। तो इस तरीके से विशिष्ट अद्वैता फिलॉसफी से डिफरेंट है, और यही एक करेक्ट मैच है कि रामानुज ने विशिष्ट अद्वैता फिलॉसफी दी थी। और ये भक्ति मूवमेंट का क्वेश्चन है, और जनरली ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। When did the Stamp Act Congress consisting of delegates from 9 of the 13 colonies of America met in the New York City? पहले जब अमेरिका ब्रिटिशर्स के अंडर था तो वहाँ पर एक स्टैम्प एक्ट लाया गया था, जिसके थ्रू टैक्स की जो कलेक्शन वहाँ पर बढ़ाने का एम था। स्टैम्प्स के थ्रू टैक्स कलेक्शन बढ़ाना था, और अमेरिकन कॉलोनीज़ के जो डेलीगेट्स थे वो इस मूव को अपोज करने के लिए सबके सब मिले थे 1765 ईयर में। तो ये आपको याद रखना है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन है। Who among the following travelers was from Italy and visited विजयनगर किंगडम in the 15th century? देखिए, निकितिन रशियन ट्रैवलर थे, फाइहिन नाम से पता चल रहा है चाइनीज़ हैं, बर्नियर भी इसका सही जवाब नहीं, वो फ्रेंच फिलोसोफर थे, माफ़ कीजिएगा फ्रेंच ट्रैवलर थे। निकोलो कॉन्टी की जब हम बात करते हैं वो हैं इटालियन थे, वो साथ ही साथ उन्होंने विजयनगर किंगडम को भी विजिट किया था, तो ये इसका सही जवाब है। वेयर डिड द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फर्स्ट एस्टैब्लिश इट्स फैक्ट्री इन इंडिया। सबसे पहले जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया ने अपनी फैक्ट्री कहाँ एस्टैब्लिश की थी? सूरत में एस्टैब्लिश की थी। ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, डच ने कहाँ पहले की थी, फ्रेंच ने कहाँ की थी, ब्रिटिशर्स ने कहाँ की थी, ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जिसे कहते हैं वो कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश किया गया था? संथनम कमेटी, जो कि एंटी करप्शन मेजर्स सजेस्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसने जो है रिकमेंड किया था कि सीवीसी साथ ही साथ सीबीआई जो है इनका गठन करना चाहिए। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट। दिनेश गोस्वामी कमेटी की बात करें तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए उन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। कमिटीज़ भी मैं कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वैसे ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन था। चलिए, मैच करनी है लिस्ट। सबसे इजी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, ये याद रखना है आपको। और महात्मा गांधी की थी हिंद स्वराज। और दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिन्हें कहते हैं, उन्होंने ब्रेन ड्रेन पर बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये लगभग 10th की हिस्ट्री बुक्स में आपको मिल जाएगा। तो अब हमें देखना है डी का 4 है, माफ़ कीजिएगा बी का 4 है, बी का 4 ए और सी में है। फिर हमें देखना है कि डी का जो है 3 है,
डी का 3, तो सी इसका सही जवाब है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल मैस्कट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप 2018। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी तक हमने स्टैटिक के क्वेश्चन किए, अब धीरे धीरे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे। वैसे मैं सॉल्व ज़रूर करूँगा क्योंकि पूरा पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, पर इन आंसर्स का अब कोई मतलब नहीं है। इतना पुराना जो है करंट अफेयर्स नहीं आएगा, पर फिर भी मैं क्योंकि पूरा क्वेश्चन पेपर कर रहा हूँ तो ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। जाबिवा का मैस्कट था जो कि फॉक्स है एक, वो फीफा वर्ल्ड कप रशिया का मैस्कट था। हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रपोज नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे सेटअप हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कहूँगा, क्योंकि ये स्टैटिक बन चुका है। मणिपुर में इंडिया की ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो स्पोर्ट्स से कंसर्न्ड है उसे एस्टेब्लिश किया गया था। सेंटोसा आइलैंड, डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उनकी मीटिंग हुई थी यहाँ पर सिंगापुर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी नॉर्थ कोरिया के डीन्यूक्लियराइजेशन को लेकर और साउथ नॉर्थ कोरिया के रिलेशंस को अच्छा करने के लिए मीटिंग हुई थी। India in June 2018 asserted that any mega connectivity project must respect sovereignty and territorial integrity of the countries the project referred to। इंडिया के अंदर आप अगर जो है प्रोजेक्ट अपना चलाएंगे तो बिल्कुल गलत है, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का मेगा प्रोजेक्ट, उसको लेकर इंडिया काफ़ी कंसर्न्ड है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ G7। 2014 में रशिया को क्रीमिया के एनेक्सेशन के बाद हटा दिया गया था। फ्रांस, जर्मनी, जापान, US, UK, इटली, कनाडा ये सारे मेंबर्स हैं। Who among the following leaders started the Indian Home Rule League? इंडियन होम रूल लीग एक मूवमेंट था जिसमें कि इंडिया के होम रूल के लिए, इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिलाने के लिए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में है, उसके लिए बात हुई थी। बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बीसेंट ने शुरुआत की थी। अगर यहाँ पर एनी बीसेंट ऑप्शन होता, मान लीजिए बी में होता, तो यहाँ पर ज़रूर एक ऑप्शन दिया जाता बोथ बी एंड सी, क्योंकि दोनों ने इंडियन होम रूल लीग अलग अलग जगह स्टार्ट की थी। हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा CJI के साथ कंसल्टेशन में। द नेहरू महालनोबिस स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट वॉज इम्प्लीमेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान्स। इंडिया में 5 ईयर प्लान्स होते हैं कोई भी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। महालनोबिस और नेहरू की ये स्ट्रैटेजी थी कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बेसिस पर हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ को एम करते हैं, और सेकेंड 5 ईयर प्लान से जो है इसकी शुरुआत की गई थी। Which one of the following is not a part of the directive principle of state policy as enshrined in the Constitution of India? पार्ट 4 में है ये DPSP, और ये एक तरीके से स्टेट को डायरेक्शंस है कि कैसे आपको गवर्नेंस करना चाहिए, कैसे वेलफेयर स्टेट हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसके बारे में बात हुई है इसमें। और अगर देखा जाए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है DPSP में, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस भी है। प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लॉ जो है DPSP में नहीं है, इसके बारे में कुछ बात नहीं हुई है, बल्कि बात हुई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए जो कि पर्सनल लॉज के थोड़ा खिलाफ है। द वर्ड सोशलिस्ट वॉज इंसर्टेड इनटू द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में इमरजेंसी के दौरान, जिसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ये 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, तो ये आपको याद रखना है। द प्लेस ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेटलमेंट इन मद्रास वॉज नोन एज, किस नाम से जाना जाता था? फोर्ट विलियम तो है वो कैलकाटा में था, तो ये तो इसका सही जवाब नहीं हो सकता है। एल्फिंस्टोन सर्कल मुंबई में, MRB प्लेस कलकत्ता में, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है चेन्नई में था, मद्रास में, तो ये उसका सही जवाब है। Which one of the following Indian states other than Himalaya or northeastern states ranked first in the Composite Water Management Index as per the report issued by नीति आयोग? करंट अफेयर्स है, काम का नहीं है, पर फिर भी मैं आपको आंसर बताता हूँ। गुजरात को कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट करने के लिए कैसे उन्होंने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ किया, उसके लिए इन्हें टॉप रैंक दी गई थी। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, UPSC लेवल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए काउंसिल का जो है गठन किया गया था, जिसमें 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर होते हैं। अब देखिए प्रेसिडेंट जो है और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को तो वैसे भी काफ़ी जो है ये सेंट्रल स्टेट्स के रिलेशन में नहीं बैठते, वो प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी काम होता है, तो यूनियन होम मिनिस्टर को जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन डिक्लेयर किया गया था नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2018? फिर से कहूँगा 2 साल पहले की ये बात है, और ये एक तरीके से करंट अफेयर्स थी उस टाइम, तो ये तो आपके काम की नहीं है, फिर भी क्योंकि हम सॉल्व करें तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड, शेयर लाइफ, तो ये इसका ज़रूरी, इस साल का शायद ऐसा कुछ था, सेफ ब्लड सेव लाइव्स, तो वो भी आपको याद रखना, इस साल वाले हमारे काम आने वाले हैं।
सेवा भोज योजना, स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट सीक्स टू रीइंबर्स सेंट्रल शेयर of CGST and IGST on food prasad langar bhandara offered by religious institution is introduced recently by which one of the following ministries? CGST और ये जो टैक्स है माफ़ किया जाएगा, जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खाना वगैरह खिलाते हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ थी उस समय में। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो है इसका जो है ये बात की है स्कीम की कि ऐसा हमें करना चाहिए। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक हु वाज अवार्डेड निक्की एशिया प्राइज 2018 फॉर कल्चर एंड कम्युनिटी इज़ द फाउंडर ऑफ। हर जगह आप कहीं भी शहर में जाते हैं एग्ज़ाम देने या कहीं भी अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं बड़े बड़े शहरों में, आपने देखा होगा सुलभ शौचालय काफ़ी होते हैं जहाँ पर सिर्फ 5 रुपये में आप जो है फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। तो इंडिया में एक स्वच्छ भारत अभियान को लेकर एक मतलब खुद से एफर्ट करने वाले बिंदेश्वर पाठक जी जो थे, सुलभ सैनिटेशन एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया था। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू। 352 में बात होती है जनरल इमरजेंसी की, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होती है। आर्टिकल 360 में फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर स्टेट्स की हो जाती है तो प्रेसिडेंट रूल दिया जाता है आर्टिकल 356 के अंडर। और सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स कन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आर्टिकल 358 और 359 है, जिसमें आर्टिकल 19 और जो राइट टू सी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है उसे सस्पेंड किया जाता है। इमरजेंसी प्रोविजंस में कहूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के एंगल से भी, एनडीए के एंगल से भी। तो आप अभी यूपीएससी की भी अगर तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने ये पेपर भी देख लिया है तो फाइनेंशियल जो इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं उन्हें अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा। द थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज लेड बाय। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसने की थी शुरुआत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एनी बीसेंट जो हैं वैसे थी बाहर की, पर इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उन्होंने काफ़ी अपना सहयोग दिया। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, इंडियन होम रूल मूवमेंट की हम बात करते हैं, तो एनी बीसेंट का नाम जो है सबसे पहले लिया जाता है कि उन्होंने कैसे इन मूवमेंट्स की शुरुआत करके एक नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के लिए एक स्पिरिट जगाई इंडियंस में। और बाहर वाले ने जब आके इतना एफर्ट्स दिखाए तो इंडियन मासेस भी काफ़ी उस चीज़ से इंस्पायर हुए। अब लगभग हमारे एंड पर आ गए हम। 150th क्वेश्चन, लगभग 150 क्वेश्चन होते हैं, 50 इंग्लिश के होते हैं, 100 ये होते हैं। लगभग हमने हर टॉपिक के क्वेश्चन देखे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ये लास्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा हिस्ट्री से रिलेटेड है, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बिपिन चंद्र पाल इज करेक्ट। मॉडरेट ग्रुप के थे वो, कांग्रेस के जी नहीं। एक्सट्रीमिस्ट के थे क्या, वो देखते हैं, पहले दूसरा ऑप्शन देखेंगे। चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के, ये भी नहीं कह सकते इसके बारे में कुछ। मिनिस्टर ऑफ डिफेंस थे पहली गवर्नमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में, जी नहीं। वो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेस के मेंबर थे, द फेमस ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल। जी हाँ, बिपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे और लाला लाजपत राय थे। तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट मतलब जो रिवॉल्यूशन चाहते थे और जो जल्दी स्टेप्स लेना चाहते थे। जो मॉडरेट्स थे वो बोलते थे यार हम ब्रिटिशर से बात कर रहे हैं, हो जाएगा हम कर लेंगे। मतलब ऐसे नेगोशिएशन कर करके बात करने वालों में से ये नहीं थे। ये चाहते थे पुरजोर विरोध किया जाए सरकार का और अपने हाथों में हम जो है पूरी पावर लेकर इन ब्रिटिशर से राज छीनें और जल्दी एक्शन लेके हम पूरा काम ख़त्म करें। तो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, मॉडरेट्स होते हैं, इनमें स्प्लिट हो गई थी। सूरत कांग्रेस का जो सेशन था उसमें इनमें स्प्लिट हो गई थी, बाद में मिल भी गए थे, उन्होंने मिलकर काफ़ी अच्छा काम भी किया था। जब मॉडरेट्स को पता लगा कि ब्रिटिशर्स काफ़ी चालाक हैं और इस तरीके से ये बाज नहीं आने वाले, तो रिवॉल्यूशन की जो है हमें ज़रूरत है और ऐसे ही हम सक्सेस ले पाएंगे इंडिपेंडेंस में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हमने ये देखा, लिस्ट वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। बायो में डिजीज़ के क्वेश्चन आते हैं, सेल्स के क्वेश्चन। हिस्ट्री में खासकर एंशिएंट से काफ़ी कम थे, मॉडर्न इंडिया के ज़्यादा क्वेश्चंस हमने देखे। करंट अफेयर्स में कहूँगा डेज़ याद रखिए, अवार्ड्स याद रखिए, गवर्नमेंट की स्कीम्स याद रखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में देखें तो आर्टिकल्स में फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में मैप रीडिंग एक बार अच्छे से कर लीजिए, मैप एकदम रट लीजिए, मतलब इंडिया का। कभी भी नॉर्थ से साउथ क्वेश्चन आए, ईस्ट से वेस्ट क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी मतलब उसमें आपको प्रॉब्लम ना आए और आप अच्छे से उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर चुके हैं। रिवर्स का ओरिजिन याद कर लीजिए, हिमालयाज़ के जो पासेस हैं वो याद कर लीजिए, माउंटेन रेंजेस कौन सी कितनी बड़ी है, कहाँ पर उनकी लोकेशंस है, हाईएस्ट लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट कितने हैं इंडिया के, कौन सा डैम कहाँ लोकेटेड है, वो भी ज़रूर याद कर लीजिए। फिज़िक्स में मैं कहूँगा कुछ नहीं पढ़ना, फॉर्मूला अच्छे से याद कीजिए, सिर्फ उनको कैसे अप्लाई करना है उनके सिंपल क्वेश्चंस करके आइए। और केमिस्ट्री में देखें तो रिएक्शन ज़रूरी हैं, साथ ही साथ जो चीज़ें होती है मतलब कोई फैक्ट्स होते हैं जो, जैसे सोडियम से वाटर गैस किसे कहा जाता है, सिन गैस किसे कहा जाता है, ऐसे जो टर्म्स हैं उनको याद रखना बहुत ज़रूरी है।
तो ऐसे करके जो है आपको मतलब लगभग सक्सेस मिल जाएगी इस वाले पेपर में। काफ़ी लेट है अभी पेपर, फॉर्म्स भी अभी चल रहे हैं, तो वो भी भर लीजिए आप और अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं कहूँगा पहले प्रीवियस ईयर मत कीजिएगा, पहले कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हम करंट इवेंट्स पर भी वीडियो बनाते हैं, तो वो भी ज़रूर देखते रहिएगा चैनल पे। थैंक यू।